नमस्कार। चीन की इकोनॉमी की हालत सच में पतली है। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि चीन की इकोनॉमी की हालत बहुत बढ़िया है, 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम है? हालत सच में पतली है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वे ने बताया जॉबलेस यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं है वो 5.5% पे पिछली बार से कंटिन्यू किया है। 5.5% से ऊपर नहीं गया है, नीचे भी नहीं गया है, ये भी बात माननी पड़ेगी। रिटेल सेल्स मई के बाद पहली बार डिप किए, गिरे 0.5%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो 6.3% पे जा रहा था वो 5% पे आया है। दूसरा चीज, बैंक्स के पास लिक्विडिटी नहीं रह गई है। सेंट्रल बैंक ने सारे बैंक से पूछा है कि हमें सर्वे करके बताओ कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, आपके पास पैसा है भी कि नहीं लोगों को देने के लिए। लिक्विडिटी मतलब बैंक के पास जो पैसा है जो वो अपने कस्टमर्स को दे पाए, लोन दे पाए, अपने कस्टमर्स को देने के लिए कुछ है। जब सेंट्रल बैंक को पता चला कि इससे पहले भी आपको पता लगा होगा कि पहले भी टैंक लगा दिए गए थे बैंक्स के बाहर कि भैया कोई पैसा ना निकाल पाए, और आलू में भी अपना पेमेंट कर जाओ और इधर उधर चीजों में भी, कमोडिटी में अपना पेमेंट कर जाओ, ये भी लगाया था। अब दोबारा बैंक्स ने क्या किया? बैंक्स ने रिवर्स रेपो लिया। रिवर्स रेपो मतलब सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, उनके यहाँ एक चाइना का सेंट्रल बैंक है। उस सेंट्रल बैंक ने जो बैंक कस्टमर से डील करते हैं, जैसे कि हमारे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, स्टेट बैंक है, दूसरे बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सारे बैंक, सेंट्रल बैंक ने इन बैंक्स के बॉन्ड्स खरीदे और इन बैंक्स के खरीद के इनको पैसा दिया ताकि आप सर्कुलेशन में आगे दे पाए। ये 2% पे पहुंच गए। अब जहां तक बात ये कि ये ऐसा करने की नौबत क्यों आई? ऐसा करने की नौबत इसलिए आई कि चाइना की इकोनॉमी वाकई दिक्कत में और भयंकर दिक्कत में। मिड टू 2020 के मिड से अब तक का शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट कर्जे, शॉर्ट टर्म कर्जे जो लेती है ना गवर्नमेंट, उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस आई है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के पास, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी में कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, नो डाउट अबाउट इट, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूं। $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। कर्जों पे चलती इकोनॉमी कितने दिन चलती? इससे आगे जब बताते लोगों को, जब पैसा नहीं मिल रहा, जॉबलेसनेस आ रही है, जीरो कोविड पॉलिसी पता नहीं क्यों लगा रखी है पूरी वर्ल्ड में, कहीं नहीं। जीरो कोविड पॉलिसी लगा के लॉकडाउन लगा रखे हैं, तो कमाई कहां? और कमाई नहीं तो लोगों ने जो अपना पैसा लगा रखा था, जो कि हाई रिस्क, जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि शेयर्स हुए या दूसरी चीजें हुई, उसमें से लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया। और निकाला तो उससे क्या हुआ? उससे वेल्थ मैनेजमेंट पे और वेल्थ क्रिएशन पे इंपैक्ट पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रेन आया इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में स्ट्रेन आने के साथ साथ लोग अपनी प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्राइसिस है, पहले से ही पता है। ये क्राइसिस आज की नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया। एवरग्रांड जो कंगाली के कगार पे थी, उसके बाद और कंपनीज भी आई। प्रॉपर्टी 1/3 ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है। अगर 1/3 ऑफ चाइनीज इकोनॉमी प्रॉपर्टी है तो कैसे प्रॉपर्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं? मतलब 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताई जाती है, उसमें से 6 ट्रिलियन के आसपास इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा उसकी प्रॉपर्टी का मार्केट है। और प्रॉपर्टी का मार्केट अगर इतना बड़ा है जो कि आपका सडनली गायब होता दिख रहा है, तो इकोनॉमी तो कोलैप्स करेगी, नो डाउट अबाउट इट। इसमें एक प्रॉब्लम और आई, जो लॉसेस थे वो इस पूरी क्राइसिस में लॉसेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसने शुरू हुए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने लोगों को रिट्रेंच करना शुरू किया, अपने प्रॉफिट्स बचाने के लिए लोगों को निकालना शुरू किया जो नौकरी से। जॉबलेसनेस का साइकिल, नौकरी जाने का साइकिल बनना शुरू हो गया, और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। चाइना के बैंक्स इस समय $200 बिलियन के कर्जे में, मतलब नुकसान, कर्जा नहीं, नुकसान में जाते दिख रहे हैं प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से। $200 बिलियन किसी भी इकोनॉमी को शेक करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को झकझोरने के लिए, ये $200 बिलियन का लॉस बहुत बड़ा लॉस होगा। क्योंकि ये जो आपको 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखती है ना, इस 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी से प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट्स 10% होते हैं, 20% होंगे मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। तो ये 17 ट्रिलियन जो है वो पूरी इकोनॉमी, यानी कि एक आदमी कमा रहा है, दूसरा कमा रहा है, एक कंपनी कमा रही है, दूसरी कंपनी, सारा शहर कमा रहा है, सारा देश कमा रहा है, वो $17 ट्रिलियन है। उसमें से प्रॉफिट्स कितने हैं? अगर आप $200 बिलियन के लॉसेस देंगे उसमें, तो इकोनॉमी बचेगी क्या? सेंट्रल बैंक ने अभी थर्सडे को
किया क्या कि 132 बिलियन युआन का लिक्विडिटी पंप की मार्केट में, दैट मींस 18 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी पंप की, लेकिन उसके बाद भी संभलने का नाम नहीं। इकोनॉमी की सिचुएशन इस बुरी हालत में है कि लिक्विडिटी यानी कि पैसा अपने बैंक्स को दिया कि आप इस पैसे का कर्जा दीजिए, आप इस पैसे को लोगों को उधार दीजिए, आप इस पैसे से लोगों को दीजिए वो सस्ते लोन्स दीजिए, ताकि 2% पे लोन दिया है, 2% का बैंक 4% दे देगा यार, 6% दे देगा, मतलब बड़ा लोन नहीं है। यही काम जापान ने किया था 1980s में, मैं उस पर भी आऊंगा। ताकि इतना सस्ता लोन क्यों दिया, ताकि ये आगे जाकर के वो मार्केट में बाइंग करें, कोई कार खरीदे, कोई कुछ खरीदे, कोई कुछ खरीदे, मार्केट में बाइंग आए। यही काम 0% इंटरेस्ट रेट पे जापान ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया था 1980s में, और उसके बाद 20 साल तक वो इकोनॉमी स्टैग्नेंट रही, ग्रोथ रेट उसमें दिखी नहीं। कुछ ऐसा ही अब चाइना कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। साथ में अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना एक काम और कर रहा है। अब तक चाइना अपनी इकोनॉमी को कि कुछ लोगों को गरीब रखता था। गरीब क्यों रखता था? इसलिए रखता था कि उसको चीप लेबर मिलती रहे। झुग्गियां भी थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती थी हमें शंघाई में, ग्वांगजू में। वो ऊंची बिल्डिंग्स के पड़ोस में जो झुग्गियां थी वो कभी आपको मीडिया ने नहीं दिखाई। चाइना ने भी देखने दी, चाइना ने उसको फोटोग्राफ्स भी नहीं आने दी, उनकी वीडियोस भी, हालांकि अब कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं, लेकिन आने नहीं दी। वो झुग्गियां ज्यादा थी और बिल्डिंग्स कम थी। अब वो झुग्गियों में चाइना कर क्या रहा है? चाइना अब उन लोगों में पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम ले जा रहा है। पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम ले जाने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे कि लेबर कॉस्ट महंगी होगी और सामान महंगा होना शुरू होगा। तो चाइना की इकोनॉमी को यहाँ भी एक सेटबैक लगने की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी रोबस्ट होगी, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर आपके गरीबों के हाथ में आएगी जो कि सामान खरीदेंगे। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी अब इंटरनल इकोनॉमी बनेगी, मतलब इंटरनल डिमांड वाली इकोनॉमी बनेगी। ये एक लंबा प्लान है जिससे कि चाइना की ग्रोथ रेट रुक सकती है। पब्लिक वेलफेयर में, लोगों के एजुकेशन में और डेवलपमेंट में, और लोगों का हेल्थ पे, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज पे, इन सब पे पैसा खर्चा जाएगा, जिससे कि एक चाइनीज इकोनॉमी रोबस्ट हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे दो इम्पैक्ट होंगे। जो इतना सस्ता सामान वो प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो महंगा होने लगेगा इन रिलेशन टू बांग्लादेश एंड इन रिलेशन टू फिलीपींस एंड इन रिलेशन टू वियतनाम। तो यहां पर एक बीटिंग लेगी चाइनीज इकोनॉमी। इससे आगे बात करते हैं। पिछले हफ्ते चाइना की गवर्नमेंट ने एक रोल आउट किया, 16 मेजर प्रोग्राम रोल आउट किया था अपनी ही इंडस्ट्री को। कौन सी इंडस्ट्री? वो डूबती हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक उसमें हमें दिखा नहीं है कुछ खास इंपैक्ट। और साथ में कोई जैसे बोलते हैं रिकवरी प्लान या कोई बेल आउट प्लान, वो तो बिल्कुल नहीं दिखा है। प्लान दिखा है, उसमें मेजर्स हैं कि हम बचा सकते हैं, उसमें भी कुछ खास पैसा अभी तक आता नहीं दिखा। सर अब जहां तक बात, ये जो स्लंप है, इसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट दिख रहे हैं चाइना में। जो बायर्स हैं, जिनको मकान नहीं मिले अब तक, उनका पैसा डूबा है। ये पूरा का पूरा कई ट्रिलियन डॉलर पे पैसा डूब रहा है। ग्वांगजू एक शहर है जिसको जिसको हिस्ट्री में कैंटन बोला करते थे। वो ग्वांगजू शहर चाइना का एक बड़े शहरों में काउंट होता है और बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वहां पे बहुत सारा सामान बनता है। सप्लाई लाइंस वहां पर बहुत हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मतलब सप्लाई लाइन इन दिस वहां से निकलता है, पोर्ट जाता है और पोर्ट से आगे जाता है। ये एक बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस 20% गिरी है इसी साल में। और अगर बात करें तो पिछले 7 साल में होम प्राइसेस लोएस्ट पे हैं। अपने लोएस्ट में पिछले 7 साल में जो मकान की कीमत थी वो बढ़ रही थी, अब वो लोएस्ट पे आ चुकी है। ये प्रॉब्लम है चाइना की, ये सिचुएशन है चाइना के साथ में। चाइनीज बैंक ने, चाइना के जो पीपल्स बैंक है, उसने बोला भी 262 बिलियन युआन हम देंगे बचाने के लिए इस प्रॉपर्टी सेक्टर को। अब तक तो कुछ दिखा नहीं है। अब जहां तक बात ये कि अगले साल, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं, मैं उन एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगले साल होने क्या वाला है चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक रिसेशन में जा सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है, और इकलौती इकोनॉमी जो बचेगी इस पूरे गेम से वो होगी इंडियन इकोनॉमी। तो हम अगले साल देखेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी एक रिसेशन में जा सकती है और चाइनीज इकोनॉमी की हालत खराब होगी।
क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमी ये भी रिसेशन में जाती देखेंगे, ऐसा हमें एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड इकोनॉमी, इकलौती इकोनॉमी जो बचेगी वो कौन सी होगी, जो रिसेशन में नहीं होगी, वो होगी आपका प्यारा और मेरा प्यारा इंडिया। इसकी इकोनॉमी अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है, इस पर नजर रखेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।